हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आइए आज के इस सेशन में हम 3 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान से सुनिएगा। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इजीली इसे वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इवन जिस भी डे की करंट अफेयर की आपको पीडीएफ चाहिए वो सभी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगी क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है। आइए शुरू करेंगे 3 दिसंबर के करंट अफेयर को, और सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने। दिसंबर 2024 में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। ठीक है। मेंस सिंगल का खिताब अगर पूछा गया है किसने जीता, तो ये एक इंडियन ने अपने नाम किया है, लक्ष्य सेन ने, इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक रेफरेंस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पहले भी एग्जाम में देखिए पूछा गया है, तब महिला एकल का खिताब पूछा गया था। तो महिला एकल है ना, या फिर विमेन सिंगल, मेन सिंगल, मिक्स डबल, तो ये जो कैटेगरी होती है ना, अगर इंडियन जीता है तो आपको याद रखना चाहिए। पहली चीज तो ये हो जाती है कि सैयद मोदी, यह है लक्ष्य सेन जिन्होंने मेन सिंगल का खिताब जीता। यहां पर टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में आयोजित एक इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है। भारत के एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर थे सैयद मोदी, इनके नाम पर शुरू किया गया था 2009 में। ठीक है। अब दिसंबर 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन लखनऊ के बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में किया गया। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि इस टूर्नामेंट में मेन सिंगल, विमेन सिंगल और विमेन्स डबल का खिताब हमने अपने नाम किया, इंडिया ने जीता। अगर मेंस डबल जीतते तो उसकी भी बात करते, मिक्स से डबल जीतते तो उसकी भी बात करते, लेकिन वो इंडियन ने नहीं जीता है तो हमने उसको छोड़ दिया। तो हम यहां पर बात करेंगे मेन सिंगल, विमेन सिंगल और विमेन्स डबल की, क्योंकि ये खिताब इंडियंस ने जीता है। तो सबसे पहले मेंस सिंगल, लक्ष्य सेन ने फाइनल में सिंगापुर के बैडमिंटन खिलाड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, और लक्ष्य सेन का यह पहला टाइटल है। ठीक है। रनर अप कौन रहा नाम छोड़ दो, क्योंकि नाम नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद कर लो कि सिंगापुर के खिलाड़ी। ठीक है। मेन सिंगल जीता लक्ष्य सेन। विमेन सिंगल की बात करें तो ये पीवी सिंधु ने अपने नाम किया है। पीवी सिंधु ने फाइनल में चाइना की बैडमिंटन प्लेयर को हराकर तीसरी बार इस टाइटल को जीता है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट को। अब इसके बाद विमेन्स डबल की बात करें तो इसका खिताब भी इंडियंस ने अपने नाम किया है। गायत्री गोपीचंद्र और त्रिशा जॉली, इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइटल है विमेन्स डबल का इंडियंस जोड़ी के नाम। इन्होंने फाइनल में चाइना की जोड़ी को हराकर यह खिताब जीता है। ठीक है। तो विमेन्स डबल, मेंस सिंगल और विमेन्स सिंगल इंडियंस लाए हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। मेंस डबल का खिताब चाइना के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। फ्रांसीसी भारतीय लेखक और शोधकर्ता पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो पृथ्वींद्र मुखर्जी, हाल ही में ऑलमोस्ट 80 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। फ्रांसीसी भारतीय लेखक है। भारत के पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। फ्रांसीसी, वर्तमान में इनके पास सिटीजनशिप है। तो फ्रांसीसी भारतीय लेखक है और शोधकर्ता पृथ्वींद्र मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ 2020 में, इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, इसके लिए 2020 में पद्मश्री दिया गया था पृथ्वींद्र मुखर्जी को। ठीक है। जन्म कहां हुआ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे में करंट अफेयर 2025 के ईयरली पैकेज के बारे में बता देता हूं। आप सभी को पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर का, काफी सारा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर अवेलेबल है। 0 रुपीज में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तरीका भी मैंने आपको बताया था।
आपको 99 रुपीज में ये करंट अफेयर 2025 का ईयरली पैकेज जब आप ज्वाइन करेंगे, अवेल करेंगे, तो आपको 99 रुपीज का एक कूपन कोड जनरेट होगा, जो कि आप अदर कोर्सेस पर अप्लाई करके 99 रुपीज का ऑफ ले सकते हैं। करंट अफेयर का काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में हमारे पास अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको करंट अफेयर 2025 के ईयरली पैकेज की इसकी लिंक दे दी है। बाइलिंगुअल अवेलेबल है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो लिंक पर ध्यान से क्लिक कीजिएगा और ध्यान से अवेल कीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो नीचे आपके पास हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए। आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं 0 रुपीज में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 दिसंबर 2024 को नागालैंड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो नागालैंड ने 1 दिसंबर 2024 को अपना 62 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, 62वां स्थापना दिवस। नागालैंड जो कि पूर्वोत्तर का एक राज्य है। आपको पता होना चाहिए कि 1 दिसंबर 2024 को नागालैंड ने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया। नागालैंड राज्य की स्थापना के लिए नागालैंड स्टेट अधिनियम लाया गया था 1962 में, और इसके द्वारा 1 दिसंबर 1963 को असम राज्य से सेपरेट किया गया, अलग किया गया नागालैंड को। पहले असम का पार्ट था नागालैंड, बाद में 1963 में 1 दिसंबर को असम से अलग होकर नागा जनजाति, क्योंकि अधिकतर जनसंख्या है नागा जनजाति, जो ट्राइबल है उनकी जो कम्युनिटी है, उसी के आधार पर नागालैंड राज्य का गठन किया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसके पड़ोसी जो राज्य हैं और इंटरनेशनल जो बाउंड्री है नागालैंड की, वो भी याद रखिएगा। एक ही देश से इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नागालैंड, और ये हो जाता है म्यांमार, ठीक है। और जो इसके नेबर स्टेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश इसके उत्तर में देखने को मिलेगा। वेस्ट में असम से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है, और साउथ से मणिपुर से ये अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। नागालैंड राज्य का स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 2024 को, 62वां स्थापना दिवस। आपको पता है 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है, यह भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नागालैंड की थोड़ी सी पॉलिटिकल जो उसकी सिचुएशन है उसकी बात कर लेते हैं। तो कैपिटल है कोहिमा, यहां के गवर्नर है श्री ला गणेशन, और श्री नेफ्यू रियो यहां के वर्तमान में सीएम के पद पर हैं। नागा जनजाति ही कम्युनिटीज में कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है यहां पर, और फिर उसकी सब कम्युनिटीज भी यहां पर देखने को मिलती है। और इसके अलावा आओस, तांगोखुल, सेमास, अंगमी, रेगमा, ये सारी जनजातियां हमें नागालैंड में देखने को मिलती है। नागालैंड में जो प्रोटेक्टेड एरियाज है काफी सारे हैं, इनमें एक नेशनल पार्क बहुत फेमस है, नतांगी नेशनल पार्क। कहां देखने को मिलेगा? नागालैंड में। यहां पर विधानसभा सीट से 60, लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट देखने को मिलती है। और बहुत ही फेमस फेस्टिवल जो कि नागालैंड के बारे में हमने डिस्कस किया था, कौन सा था? हॉर्नबिल फेस्टिवल। नागालैंड की जनजातियों के मध्य में बहुत ही फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल 1 दिसंबर को ही शुरू हुआ है, और 10 दिसंबर तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड की जनजातियों के द्वारा, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन नागालैंड की पूरी याद रखिएगा। क्वेश्चन हमारा यह था कि 1 दिसंबर 2024 को नागालैंड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 62वां स्थापना दिवस है नागालैंड का। डन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का सबसे युवा अध्यक्ष कौन बना है? तो बहुत पहले इनका नियुक्ति हो चुकी थी, मतलब चुन लिया गया था, अब इनको नियुक्त किया गया है। यह है जय शाह, ठीक है। इंडिया के हैं गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के हाल ही में नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए, और आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति। जब इन्होंने आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाला है तब इनकी एज केवल 36 ईयर है। ओके, ठीक है। जय शाह को वर्तमान आईसीसी के जो चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, उनके स्थान पर नियुक्त किया गया। तो ग्रेग बार्कले हटे और आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह। पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष थे और अब आईसीसी के अध्यक्ष। आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल
क्रिकेट खेलों को गवर्न करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और यूएई के दुबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो चेयरमैन का पद है वो 2014 से शुरू किया गया। एन श्रीनिवासन पहले चेयरमैन थे 2014 से 15। शशांक मनोहर 2015 से 2020 रहे, फिर ग्रेग बार्कले बने 2020 से प्रेजेंट तक, और अब चौथे चेयरमैन बने हैं आईसीसी के, अध्यक्ष बने हैं ये कौन है, जय शाह। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में सीरीज कैटेगरी में किस सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया? तो फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 को हाल ही में अनाउंस किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज है, जो मूवीज है ना, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। आपको समझ में आ जाएगा ओटीटी के लिए। तो यहां पर बेस्ट सीरीज का जो अवार्ड है फिल्म फेयर, वो दिया गया है द रेलवे मैन को, द रेलवे मैन। ठीक है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, कब हुई थी भाई? 2-3 दिसंबर 1984 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे याद रखिएगा, 2-3 दिसंबर 1984। ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी, गैस कांड हुआ था भोपाल में, काफी हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, उस पर बेस्ड एक मूवी। ठीक है, डेट याद रखना, 2-3 दिसंबर, मतलब 2 दिसंबर निकल चुका था, रात का टाइम था, और 3 दिसंबर शुरू हो रहा था, तो वो रात का टाइम। ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड हुआ था। यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री है, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, कंपनी से एक MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, MIC गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट, तो उसका रिसाव हुआ था, हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी रात भर में, पूरा भोपाल प्रभावित हुआ था। तो उस पर बेस्ड, उस इंसिडेंस पर बेस्ड मूवी है द रेलवे मैन। ठीक है, तो दिसंबर 2024 में 5th फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2024 को अनाउंस किया गया, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे सीरीज कैटेगरी, फिल्म कैटेगरी, क्रिटिक्स कैटेगरी। तो हम एक एक करके मेन की बात कर लेते हैं। 5वां फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड है, याद रखना। इसमें बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसको दिया गया? द रेलवे मैन। बेस्ट डायरेक्टर सीरीज के लिए समीर सक्सेना और अमित गोलानी। काला पत्थर, काला पानी, इनका एक वेब सीरीज है, बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट एक्टर सीरीज मेल, ठीक है, राजकुमार राव, कॉमेडी में गन्स एंड गुलाब्स के लिए। बेस्ट एक्टर सीरीज मेल, ठीक है, ड्रामा के लिए गगन देव रियार, स्कैम 2003 जो कि तेलगी स्टाम्प घोटाले पर मूवी थी, वेब सीरीज थी, उसके लिए। बेस्ट एक्टर सीरीज फीमेल गीतांजलि कुलकर्णी, कॉमेडी के लिए, गुल्लक के 4th सीजन के लिए। अब फिल्म कैटेगरी की बात करें तो बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल अमर सिंह चमकीला, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म इम्तियाज अली, अमर सिंह चमकीला के लिए। बेस्ट एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म मेल दिलजीत दोसांझ या दोसांझ, अमर सिंह चमकीला, ठीक है। बेस्ट एक्टर की बात करें, वेब ओरिजिनल फिल्म फीमेल करीना कपूर खान, जाने जान के लिए इनकी मूवी है, या अभी रिलीज हुई थी कुछ समय पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस भारतवंशी को अमेरिका के द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे FBI कहा जाता है, का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो हाल ही में FBI के प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं काश पटेल। भारतीय मूल के व्यक्ति है, गुजराती हैं काश पटेल। FBI जानते, द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे हमारे यहां पर रॉ चलता है ना, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस वीक चलती है, या फिर इससे अच्छा एग्जाम दूं तो अच्छा एग्जाम्पल यहां पर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो चलती है ना, वैसे ही FBI चलती है हमारे अमेरिका में, है ना, तो बहुत ही फेमस है FBI अमेरिका में। काश पटेल हाल ही में FBI के नए प्रमुख नियुक्त किए गए। भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, गुजराती पृष्ठभूमि से आते हैं। तो FBI की बात करें तो एक प्रमुख संघीय जांच एजेंसी है। यहां पर देखना, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, खुफिया एजेंसी के तौर पर इसको लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहां पर जो CBI है ना, उससे भी इसका कंपेयर किया जा सकता है, समझना, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CBI है, तो CBI के आसपास इसको आप रख सकते हो, तो वैसे ले लो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है अमेरिका की प्रमुख FBI, ठीक है।
देश की सुरक्षा के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काम करती है, बड़े अपराधों की जांच के लिए नॉर्मली काम करती है। खुफिया एजेंसी से अलग ही रखो क्योंकि अपराधों की जांच का काम करती है, तो सीबीआई के आसपास इसको उपमा दे सकते हो आप। भारतवंशी काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एफबीआई का डायरेक्टर या प्रमुख नियुक्त किया है। काश पटेल गुजरात राज्य से संबंधित है। पूरा नाम है कश्यप प्रमोद पटेल। 2017 में हाउस पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी के सदस्य के रूप में इनको अपॉइंट किया गया था। अब इन्हें क्रिस्टोफर रे के स्थान पर एफबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। क्रिस्टोफर रे 2017 में एफबीआई के प्रमुख अपॉइंट किए गए थे और अब इनके स्थान पर अमेरिका में एफबीआई का प्रमुख या डायरेक्टर कौन? तो भारतीय मूल गुजरात के रहने वाले काश पटेल। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, गुजरात राज्य से संबंधित। 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन इसे कहा जाता है, का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो देखिए नाम से समझ में आएगा क्या, मरुस्थलीकरण को लिमिटेड करना, जो मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं उनको उन पर लगाम लगाना और मरुस्थली भूमि को ग्रीन भूमि में चेंज करना, हरित भूमि में चेंज करना मुख्य उद्देश्य है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन का। ठीक है, इसका आयोजन हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में किया जा रहा है। कहां पर? सऊदी अरब के रियाद में। और मरुस्थलीकरण पर यह जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसे कोप के नाम से जाना जाता है। कोप 16 है ये, यूएनसीसीडी का कोप 16 समझना। एक कोप 29 होता है, वो जलवायु परिवर्तन पर अभी हुआ है, तो वो अलग है। ये कॉप 16 है, यूनाइटेड नेशन डेजर्टिफिकेशन पर है, डेजर्टिफिकेशन पर, तो इससे आपको इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आयोजन कहां पर? सऊदी अरब के रियाद में। देखिए डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? कुछ ऐसी जमीन जो कि पहले उपजाऊ थी, फिर या तो उसका सही तरीके से यूज नहीं किया गया, पानी की कमी थी, है ना, और बहुत सारे अलग अलग कारण है, जैसे वनों की अत्यधिक कटाई, अत्यधिक चराई के कारण, अनियमित कृषि पद्धति के कारण, या फिर जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके कारण वो भूमि धीरे धीरे क्या होता है, मरुस्थल में बदलती जाती है और फिर उसका यूज नहीं रह जाता। तो भाई उपजाऊ भूमि को मरुस्थली भूमि में कन्वर्ट होने से बचाने के लिए, ओके, इस पर लगाम लगाने के लिए, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए 16वें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण सम्मेलन यूएनसीसीडी कॉप 16 का आयोजन सऊदी अरब के रियाद में 2 से लेकर 13 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। 197 कंट्रीज यहां पर पार्टिसिपेट कर रही है। कितनी? 197। किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जितने भी मुद्दे हैं, फॉर एग्जाम्पल, एक तो लैंड रिस्टोरेशन, भूमि को पुनरुद्धार करना, जो मरुस्थल में बदल चुकी है उसको कैसे उपजाऊ भूमि बनाया जा सकता है, सूखा एरिया है या सूखे की समस्या है तो उससे कैसे निपटा जा सकता है, सतत विकास लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको कैसे हासिल किया जा सकता है, और महिलाओं के भूमि अधिकार, विमेन्स लैंड राइट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों पर मरुस्थलीकरण पर कॉप 16 यूएनसीसीडी कॉप 16 का आयोजन कहां किया गया? सऊदी अरब के रियाद में किया जा रहा है। 13 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूनाइटेड नेशन सम्मेलन जो है यूएनसीसीडी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। ठीक है, मरुस्थलीकरण से निपटना, डेजर्टिफिकेशन की समस्या से निपटना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। यूएनसीसीडी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। तो इसका 16वां सम्मेलन है कॉप 16। आयोजन कहां पर? सऊदी अरब के रियाद में। केंद्र सरकार ने किस राज्य में रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट और सोमाशिला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट नल्ला माला को विकसित करने के लिए, सोमाशिला, ठीक है, विकसित करने के लिए 141 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी प्रदान की। तो सीधे सीधे 2 प्लेस है यहां पर, एक रामप्पा क्षेत्र, ठीक है, सतत पर्यटन सर्किट, और सेकेंड है सोमाशिला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट नल्ला माला। ठीक है, ये 2 प्लेस को सिक्योर करने के लिए, विकसित करने के लिए 141 करोड़ रुपए का ऋण केंद्र सरकार देने वाली है।
और ये दोनों प्लेस हमको देखने को मिलते हैं भारत के तेलंगाना राज्य में। कहां पर? तेलंगाना में। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना के 2 पर्यटन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए 141 करोड़ रुपीस का ऋण लोन देने को मंजूरी प्रदान की। एक है रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट, एक है सोमासीला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट नल्लामाला। सबसे पहले बात करेंगे रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट। ये जो क्षेत्र है ना, ये एक शिव मंदिर के लिए जाना जाता है, रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर। ये पूरा एरिया जो विकसित किया जाएगा उसी का नाम है रामप्पा क्षेत्र सतत पर्यटन सर्किट। तेलंगाना के मुलुगु जिले में देखने को मिलता है। इतिहास से इसका कनेक्शन है। एक इतिहास में तेलंगाना के एरियाज में काकतीय वंश का शासन था। एक मूवी भी काफी फेमस हुई थी, रुद्रमा देवी, कभी आपने देखा हो तो, काकतीय साम्राज्य की ही बात करती है। उसके राजा रहे हैं गणपति देव। इन्होंने कभी रामप्पा मंदिर का निर्माण करवाया था। 2021 में यह भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था यूनेस्को का, 39वां। तो एक तो इसको डेवलप किया जाएगा और एक है सोमासीला वेलनेस एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट नल्लामाला। दोनों को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 141 करोड़ रुपीस का लोन दे रही है। किसको? तेलंगाना सरकार को। ठीक है, आगे आइए। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2024 में भारत के साथ कौन सा देश शामिल है? तो एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है हरिमऊ शक्ति 2024। हरिमऊ शक्ति ये एक जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, इसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया और मलेशिया के मध्य में। हरिमऊ शक्ति 2024 पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, रेफरेंस क्वेश्चन देखो, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, हरिमऊ शक्ति भारत के साथ कौन सा देश शामिल होता है? मलेशिया। ठीक है, तो पूरी डिटेल देखेंगे। इंडिया और मलेशिया के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, 2 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक मलेशिया के कुआलालंपुरम में इसका आयोजन किया जा रहा है। मलेशिया के कुआलालंपुरम में। ठीक है, और इस साल ये जो आयोजन हो रहा है ना, ये 4th एडिशन है हरिमऊ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का, भारत और मलेशिया के मध्य में 4th एडिशन। आयोजन 2 से लेकर 15 दिसंबर तक मलेशिया के कुआलालंपुरम में। यहां पर भारतीय सेना का जो प्रतिनिधित्व है ना, वो महार रेजिमेंट करेगी। महार रेजिमेंट की एक बटालियन को भेजा गया है जो कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगी। ठीक है, भारत और मलेशिया के मध्य में, सेना के मध्य में, आर्मी के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करना, आपसी शांति स्थापित करना, एक दूसरे की जो युद्ध पद्धतियां हैं उनको साझा करना, हरिमऊ शक्ति को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहां पर जो वर्ड है ना हरिमऊ शक्ति, ये इंडिया और मलेशिया के 2 वर्ड को मिलाकर बनाया गया है। हरिमऊ एक मलेशियन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टाइगर। टाइगर किसको परिभाषित करता है? साहस, है ना, जो स्ट्रेंथ होती है उसके बारे में बताता है। और जो शक्ति है वो भारत के पौराणिक कालों से, पुराणों में भी देखने को मिलता है। ये वर्ड भारत में शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। शक्ति वर्ड, सामर्थ्य, योग्यता। तो इस तरीके से हरिमऊ शक्ति इसको नाम दिया गया। इंडिया और मलेशिया के मध्य में आयोजन किया जाता है। 4th एडिशन है जो कि कुआलालंपुरम में आयोजित किया जा रहा है ना, यह अभी हमने बात की। इसके पहले हरिमऊ शक्ति 2023 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था, इंडिया में, 3rd एडिशन। डन। भारत और मलेशिया की सेना के मध्य में एक समुद्र लक्ष्मण होता है जो कि नेवल एक्सरसाइज है, और एक उड़ान शक्ति आयोजित की जाती है जो कि एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। तो हरिमऊ शक्ति के साथ इनको भी याद रखना। हरिमऊ शक्ति आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कृषि बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? तो मिशन अरुण हिमवीर, इसे शुरू करने का श्रेय दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश राज्य को। ठीक है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्री हॉर्टिकल्चर, कृषि बागवानी उत्पाद जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य ने मंजूरी दी है मिशन अरुण हिमवीर को, इसे शुरू किया है। होगा क्या? तो देखिए, मिशन अरुण हिमवीर का उद्देश्य कि स्थानीय किसान और उनके जो उत्पाद है, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट है, उनको प्रॉपर मार्केट से जोड़ना और किसानों की आय बढ़ाना। अरुणाचल प्रदेश राज्य में, अरुणाचल प्रदेश के जो मूल निवासी किसान हैं
उनके प्रोडक्ट को एक बाजार, ओपन मार्केट प्रोवाइड करना। इसके लिए अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड और आईटीबीपी के बीच में एक समझौता हुआ है। ठीक है, समझौते के तहत दूर दराज के जो गांव हैं, जो हल्के हैं अरुणाचल प्रदेश में, सीमावर्ती बहुत क्षेत्र है जिनको प्रॉपर मार्केट नहीं मिल पाता, पूरा ग्रामीण है, मेन मार्केट से बहुत दूर है, तो आईटीबीपी और अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड दोनों मिलकर किसानों के जो सामान है उनको बाजार तक सीधा पहुंचाएंगे और किसानों को उसका लाभ भी सीधा मिल पाएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्कीम है मिशन अरुण हिमवीर। एग्री बागवानी जो प्रोडक्ट है, कृषि बागवानी प्रोडक्ट, उनको प्रमोट करना, बढ़ावा देना उत्पादों को और किसानों की आय में वृद्धि करना, मिशन अरुण हिमवीर का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में से शुरू किया है। ठीक है, तो यहां पर 3 दिसंबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझ लिए, एक फैक्ट समझा, एक क्वेश्चन समझा। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनो। वर्ल्ड एड्स डे 2024 की थीम क्या है, कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। थीम क्या है? टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। अंडर 19 एशियन कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो आयोजन किया जा रहा है यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। सैन्य अभ्यास सिनबेक्स 2024 का पहला एडिशन किन 2 देशों के मध्य में आयोजित किया जा रहा है? तो किसके मध्य में? भारत और कंबोडिया के मध्य में। ठीक है, वर्ष 2025-26 के लिए भारत को यूनाइटेड नेशन शांति स्थापना आयोग का सदस्य चुना गया। इसकी जो स्थापना है ना, वो 2005 में की गई थी। यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन की 2005 में स्थापित। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो सांची। ठीक है, दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ है? अभी हमने बात की, नागालैंड राज्य में। नवंबर 2024 में हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन के लोन पर समझौता किया है? तो 98 मिलियन $। नवंबर 2024 में किसे दूसरी बार डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो यह कौन है? नाकोंजी ओकोंजो इवेला, नाइजीरियन। दिसंबर 2024 की स्थिति में भारत में बीमा क्षेत्र में एफडीआई की वर्तमान स्थिति क्या है या सीमा क्या है? तो यह है 74%। लास्ट, हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक साड़ी घर चोला को जीआई टैग दिया गया? तो यह पारंपरिक साड़ी है गुजरात की, जिसे जीआई टैग दिया गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर पर, है ना। किस शासक के बचपन का नाम फरीद था? तो यह है शेर शाह सूरी। ठीक है, फरीद इनके बचपन का नाम था। छत्रपति शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक राजधानी रायगढ़ को बनाया था। देखिए, रायगढ़, राजगढ़ भी कहा जाता है इसको, लेकिन अधिकतर जगह हमें रायगढ़ ही मिलता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को निर्बाध रूप से मानने का अधिकार देता है? तो यह है आर्टिकल 25। वैसे आर्टिकल 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की ही बात की गई है, लेकिन धर्म को निर्बाध रूप से मानने, आचरण करने और धर्म के अनुसार व्यवहार करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 में उल्लेखित है। ठीक है, तो ये तीनों के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, किस गुप्त वंश के शासक को अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? पहला क्वेश्चन। मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन रहा था? मतलब मौर्य वंश खत्म हुआ तो अंतिम शासक के बाद किस वंश का शासन शुरू हुआ? और मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना है? तीनों ही क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।